देखिए, जब ईच स्टेज पे हर एक स्टेज मुझे मतलब चैलेंजिंग लगी। जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था तो मुझे लगता था कि यार प्रीलिम्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एक बार बस मैं प्रीलिम्स निकाल लूं, मेंस तो मेरा निकल ही जाएगा। और जब मैं इंटरव्यू पे था तो लगा कि यार अगर इंटरव्यू तक आ गया और इंटरव्यू नहीं हो पाया तो पिछली सारी मेहनत गोबर हो जाएगी। तो आई एम डेट श्योर कि आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स डाउन द लाइन आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंफ्यूज और डीमोटिवेटेड पाएंगे। हाँ, एक्चुअली जो अब ये जो ऑनलाइन मीडियम है या जो एड्यूटेक सेक्टर है, इट इज बिकमिंग एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एनीवन्स प्रिपरेशन। पीएससी क्रैक करने के लिए अगर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आईएएस क्या बनाएगा। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आपका स्वागत है। आई एम सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी एंड मेंटर एट प्रेप आईएएस, और आज हमारे साथ हैं सम्यक जैन, हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 7 इन यूपीएससी सीएससी 2021। और आज इनके साथ हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। एंड नॉट ओनली विल वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज जर्नी, बट साथ में हम प्रैक्टिकल टिप्स भी जानेंगे जो चीजें सम्यक ने की विच हेल्प्ड हिम क्लियर दिस एग्जाम। So welcome Samyak. Samyak, थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी। thank you Samyak. And so can you just briefly tell about yourself to our audience? आपका educational background and approach. So I did my graduation in BA English Honors from Delhi University. I passed out in 2018, and in 2018 only I joined a PG diploma in English journalism from Indian Institute of Mass Communication (IIMC) in New Delhi. So that's a one-year course. So I finished it in 2019, and in that 2019 I thought about going for my passion, which is international relations. I had a keen interest in it. And so therefore I thought that it would be a good idea to join a master's program in JNU for international relations. So from 2019 to 21 I was at JNU. While my time in JNU, I always had this inclination for going towards civil services. तो जब मैं JNU में था तो वहाँ पे मुझे वो माहौल मिला, वो लोग मिले, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिला, जिससे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन फाइनली स्टार्ट करी। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब मेरे को लगा कि मेरे पास काफी टाइम है, ये वक्त काफी सही होगा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। एंड मैंने मार्च 2020 में स्टार्ट किया। 2020 में ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें कि मेरा हो नहीं पाया, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें कि फॉर्चुनेटली मेरा हो गया। Okay, so that's really great. मतलब like आपका second attempt ही आपका first serious attempt माना जा सकता है, right? Yeah, in a sense, yes. So सम्यक, जैसे आपने कहा कि आपका पहले से ही inclination था towards civil services. So can you just tell us कि what thing made you incline towards civil service as a career? एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म में है। तो जर्नलिज्म में क्या होता है कि ऑब्वियसली आप अखबार तो रोज पढ़ते ही हैं, और एक नहीं, आप मल्टीपल न्यूज़पेपर्स एवरीडे पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको ग्राउंड जीरो पे जाने का मौका देता है, आपको ग्राउंड पे जाकर की चीजों को देखने का, समझने का, देश की प्रॉब्लम्स को समझने का, जानने का, लोगों की तकलीफों को समझने का मौका देता है। तो वही कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के ही दिनों से मेरे को था कि इफ आई नीड एन एजेंसी टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, तो वो जो डायरेक्ट एजेंसी है वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज बेटर दे पाता है। तो वहां से मुझे था कि सिविल सर्विसेज की कभी ना कभी लाइफ में प्रिपरेशन जरूर करनी है। एंड एक विश्वास भी था कि इतना मुश्किल नहीं है, अगर करूंगा तो हो भी सकता है कि हो जाए। सो आई एक्टेड अपॉन दैट एंड हियर आई एम। So certainly, and जैसे जब आपने प्रिपरेशन शुरुआत की, जैसे आपने बताया लॉकडाउन में आपने मार्च 2020 में जो है प्रिपरेशन शुरुआत की। So what was the first thing, जैसे आपने स्ट्रेटजाइज या प्लान कैसे किया? What was the first thing that you did जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सिद्धार्थ। एक्चुअली ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको लड़ने से पहले आपको प्लान बनाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, एक प्रॉपर रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। आप अगर यूं ही घुस जाएंगे, बस पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे बिफोर विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, तो आई एम डेट श्योर कि आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स डाउन द लाइन आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंफ्यूज और डिमोटिवेटेड पाएंगे। तो मेरी प्लानिंग सिंपल थी। सबसे पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस उठाया, सिलेबस देखा कि यूपीएससी मांग क्या रहा है, कि उसको किस टाइप का एस्पिरेंट चाहिए, उसको किस टाइप का सिविल सर्वेंट चाहिए। तो उसमें अपने यूपीएससी ने काफी डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, प्रीलिम्स का, मेंस का, यहाँ तक कि इंटरव्यू का भी। उसके साथ साथ उसने एसेंशियल क्वालिटीज दैट दे आर लुकिंग फॉर इन अ सिविल सर्वेंट, वो सब कुछ भी दे रखी। तो अब मैंने सिलेबस उठा करके सिलेबस समझा। उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाए। मैंने मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों के पिछले 5 से 10 सालों के पेपर्स देखे, उनको अच्छे से एनालाइज किया, और उससे समझा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछते हैं, किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन एरिया से अभी तक नहीं पूछे जा रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में पूछने का चांस है।
तो इस टाइप से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। जब ये दोनों चीजें हो गए तभी मैंने थर्ड स्टेप पे आया कि फाइनली मैंने बुक्स उठाए और बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेबस पढ़ चुका था और क्वेश्चंस भी देख चुका था। तो मुझे पता था जब मैं बुक पढ़ रहा था कि अच्छा इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बुक पढ़ते टाइम भी या बुक्स को पढ़ते टाइम भी ये मेरे को काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है जब मैं ये करता हूँ। साथ में हमेशा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रखता हूँ, और जब भी कोई डाउट आता है, जब भी कुछ आता है, जब भी कोई एक टॉपिक खत्म किया, तो वो क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देख लिए कि अच्छा अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, एटलीस्ट अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस के साथ कि नहीं। इस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। ओके, सो सम्यक राइटली कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इट इज समथिंग जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड इट इज आल्सो सेड दैट इट इज लाइक अ भगवद गीता फॉर यू फॉर यूपीएससी, राइट, और अ बाइबल, Yes. राइट। एक और जो है क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है उसके माइंड में आता है कि कोचिंग को लेके, तो समय आपने कहीं कोचिंग ली या नहीं ली, और आपका क्या व्यू है कि कोचिंग कितना हेल्पफुल हो सकता है इस एग्जाम को क्लियर करने में? सिद्धार्थ, मैं कोचिंग सबका एक मेरे हिसाब से एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैं सबको ये सलाह दे सकता हूँ कि सबसे पहले जैसे मैंने किया, आप कम से कम 1 या 2 कर्सरी रीडिंग्स खुद से लगाइए। सिलेबस को पूरा एक बार खुद से पढ़िए, सारी किताबों को। उसके बाद ही आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। हो सकता है किसी किसी चीज के लिए आपको कोचिंग की जरूरत ना हो सकता है किसी किसी चीज के लिए जरूरत हो। अब भी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने का फैसला लेते भी हैं, तो भी आप ब्लैंक होकर के क्लास में मत जाइए। कभी भी वो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा लगेगा। एक बार आप सारा सिलेबस खुद से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है, तो आप भले ही कोचिंग लगा सकते हैं। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो है कोचिंग लगाते ही है। तो अगर आपको लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पहले एक बार खुद से पढ़ लीजिए। तो समय आपने कुछ कोचिंग ली किसी भी, मतलब नाम ना ले भले, बट आपने किसी भी एस्पेक्ट के लिए जो है कहीं पे आपने कोई कोचिंग ली इस जी, प्रिपरेशन में? यूपीएससी की प्रिपरेशन का सिद्धार्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि टेस्ट सीरीज आप अपने आप को साथ ही साथ इवैल्यूएट करते रहे और अच्छे से डीपली इवैल्यूएट करते रहे। तो मैंने पढ़ने के लिए तो कोचिंग नहीं की थी, मुझे जरूरत नहीं फील हुई। बट हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ये रखी थी वेरियस कोचिंग क्लासेस की। एक और चीज समय, जैसे आपने बताया कि आपने लॉकडाउन के टाइम में प्रिपरेशन शुरू की, एंड एट दैट टाइम ऑब्वियसली फिजिकल क्लासेस एंड ऑल बंद थी, ठीक है, एंड लॉट ऑफ जो शिफ्टिंग हो रहा था प्रिपरेशन का, कई जो थे टॉपर्स उनका भी और कई एस्पिरेंट्स का भी हो, टू दी ऑनलाइन मोड हो रहा था। समय आपकी प्रिपरेशन में ऑनलाइन मीडियम कितना इंपॉर्टेंट रहा और कितना रोल प्ले किया? हाँ, एक्चुअली जो अब ये जो ऑनलाइन मीडियम है या जो एड्यूटेक सेक्टर है, इट इज बिकमिंग एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एनीवन्स प्रिपरेशन। आप इसको हटा करके शायद एक अच्छी प्रिपरेशन आज के टाइम पे मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जो आपके ऑनलाइन डायरेक्ट यूट्यूब से या ऐसे ही किसी वीडियो लेक्चर से क्लियर हो जाते हैं। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉकडाउन में तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि कोई वैसे भी कहीं नहीं जा पा रहा था, तो पढ़ने का जरिया एक ही बचा था। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है ना, आपका टाइम बहुत बचता है, आपका आने जाने का टाइम बचता है, आपकी थकावट कम होती है और आप ज्यादा पढ़ पाते हैं। सेकेंडली, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं, कभी कभी तो वो फील भी नहीं होता पढ़ाई जैसा। मैं अगर कोई वीडियो लेक्चर लगा रखा है मैंने, तो उसके साथ साथ मैं उसको देखते देखते खाना खा सकता हूँ या अपना कोई दूसरा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेजर ये काम था उसको बस सुन करके समझने का। बीच में कभी कभी थोड़े बहुत नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना पड़ता है। बट मेजरली जितने भी जैसे जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पेशली करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको तो बस मैं यही करता था कि सोते सोते लगा ली, सुबह उठ के लगा ली, खाते खाते कोई वीडियो देख ली। इससे एक्स्ट्रा टाइम फील नहीं होता था, ऐसा लगता नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ अलग से, और बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाता था, जो कि फाइनली प्रीलिम्स और मेंस में मैं बताऊं बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो ऑनलाइन इन दैट सेंस इज वेरी मच इंडिस्पेंसिबल इन टुडेस टाइम। सो अगर समय मैं आपसे पूछूं कि आपके प्रिपरेशन में मतलब कितना परसेंट प्रिपरेशन आपने ऑनलाइन की और कितना परसेंट ऑफलाइन, तो अगर आप ऐसे अगर बताना चाहें तो? देखो, अगर मैं प्रिपरेशन को डिवाइड करूं एक स्टैटिक और डायनामिक में, तो जो डायनामिक पोर्शन होता है उसका एक मेजर पोर्शन ऑनलाइन के थ्रू होता है। जैसा कि मैंने बताया कि यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के वीडियोस वगैरह आते हैं काफी सारे, और न्यूज़पेपर एनालिसिस आते हैं एवरी डे। जैसे अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप से आपको अखबार पढ़ना है, तो फॉर्चुनेटली क्या है, आजकल यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं जो कि एवरीडे न्यूज़पेपर एनालिसिस करके डालते हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डालते हैं उस न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड। तो आपको वो वीडियोस देख देख कर ही समझ में आ जाता है कि आपको अखबार कैसे पढ़ना है। उस तरीके से जो मैं डायनामिक का एक मेजर पोर्शन जो है
ऑनलाइन के थ्रू अच्छा प्रिपेयर होता है। स्टैटिक में भी लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं। मुझे याद है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स काफी सारे देखे थे, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी सी ट्रिकी लग रही थी, स्पेशली फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस में तो फिर भी ठीक है, प्रीलिम्स में वो क्योंकि थोड़ा वाइड जाते हैं उसमें, तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी मैंने लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पे, एंड ऑल इन ऑल काफी मदद करता है। सो समय ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी जर्नी में तीनों स्टेजेस में से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सबसे टफेस्ट आपको कौन सा लगा, सबसे चैलेंजिंग कौन सा लगा? देखिए, जब ईच स्टेज पे हर एक स्टेज मुझे मतलब चैलेंजिंग लगी। जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था तो मुझे लगता था कि यार प्रीलिम्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, एक बार बस मैं प्रीलिम्स निकाल लूं, मेंस तो मेरा निकल ही जाएगा। जब मैं मेंस में था तो लगा नहीं यार, रियल रियल चैलेंज तो मेंस है। मेंस कितना डिफिकल्ट है, मेंस निकल गया तो असली बात होगी। और जब मैं इंटरव्यू पे था तो लगा कि यार अगर इंटरव्यू तक आ गया और इंटरव्यू नहीं हो पाया तो पिछली सारी मेहनत गोबर हो जाएगी। तो उस वजह से मैं ये कहूंगा कि तीनों ही स्टेजेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों की अपना एक इम्पोर्टेंस है, तीनों की एक अपनी एक रेलेवेंस है, इसीलिए वो तीनों स्टेजेस यूपीएससी ने रखी हुई हैं अपने उसमें। एंड एस्पिरेंट को तीनों को ही सीरियसली लेना चाहिए। आई थिंक समय एक और चीज है, सिंस जैसे आपने बताया आपकी जर्नी भी 2020 से शुरू हुई, सो इट इज अ बिट लॉन्ग जर्नी, 2 साल तक। और कोई भी नॉर्मल एस्पिरेंट भी है उसको 2 साल तो एटलीस्ट डिवोट करना पड़ता है इस एग्जाम को, बिकॉज ऑफ सच अ लॉन्ग साइकिल। तो इतने लंबे साइकिल में नॉर्मली थोड़ा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आपको भी ऐसा हुआ था, एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? आपकी क्या तरीके थे टू ओवरकम डिमोटिवेशन एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप 2 साल की जर्नी को लंबा कह रहे हैं, बट ये जो बेयर मिनिमम टाइम है टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन, मेरे को सिर्फ उतना ही लगा है। मैं देखता हूँ बच्चों को 5-5 7-7 साल लग जाते हैं, बच्चे कितने कितने टाइम तक प्रिपेयर करते हैं। तो 2 2 इयर्स तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरा बहुत जल्दी हो गया। अगर अदरवाइज इसमें 4-5 साल भी लग जाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, इतने लगते भी हैं। तो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है कि इस टाइम में आपको कहीं ना कहीं एक बीच में डिमोटिवेशन भी आएगा, बीच में थोड़ा सा आपको लो फेज भी आया ही आएगा। ऐसे ऐसे वक्त में जो मैंने किया सिद्धार्थ, वो ये था कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर गया। अगर ज्यादा बर्नआउट हो रहा है तो मूवीज वगैरह देख लिए, म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा दोस्तों के साथ रिलैक्स कर गया, जिससे कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का बर्नआउट कभी भी ना हो पाऊं। अगर डिमोटिवेट हो रहा हूं तो मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि एक बार आईएएस बन गया तो उसके बाद की लाइफ क्या होगी, कि गबस्ना की लाइफ कैसी होगी, ऑफिसर बनने के बाद ड्यूटी ड्यूटी वगैरह कैसी होगी, मेरे पास क्या क्या काम होंगे करने के लिए, और ये जो इंटरव्यूज वगैरह जो चल रहे हैं ये कितने सारे होंगे। तो ये जो चीज थी आईएएस बनने की बाद की जो लाइफ थी, कभी कभी मैं उसको विजुअलाइज करता था, उसको इमेजिन करता था, और वो चीज मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी। अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो गबस्ना और आईएएस की लाइफ से रिलेटेड काफी सारे वीडियोज आते हैं, स्पेशली भारत दर्शन और इस सब के। मैं उन वीडियोस को भी देखता था क्योंकि मुझे लगता था यार एक दिन मैं भी यहाँ जाऊंगा, एक दिन मैं भी ये सब करूंगा। एंड वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहा है। समय ये चीज एक है, एक और चीज जो होती है जो एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस एग्जाम में, दैट इज फियर ऑफ फेलियर, राइट? हम्म। सो जैसे डिड यू आल्सो एक्सपीरियंस दिस फियर ऑफ फेलियर? आपने कैसे मतलब अपने आप को रीअश्योर किया कि नहीं चलो, हाउ डिड यू ओवरकम इट? मुझे दो लाइनें याद आ रही है कि किनारे पे खड़े रहने से कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फियर ऑफ फेलियर से बिल्कुल मत डरिए। फेलियर होगा तो कोई बात नहीं, फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आज आप फेल हुए हैं, अगर आज आपने उस फेलियर से सीख लिया, देन आई कैन गारंटी यू दैट नेक्स्ट टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। मैं खुद फेल हुआ हूँ, नॉट जस्ट यूपीएससी में, और लाइफ में बहुत सारी चीजों पे फेल हुआ हूँ। यूपीएससी में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ हूँ, बट उस फेलियर को मैंने एज अ पॉजिटिव लिया कि उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, कि क्या वो रीजंस रहे हैं, क्या वो कारण रहे हैं जिनकी वजह से इस बार मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड उन उन खामियों पे अगर मैंने वर्क कर लिया तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल होऊंगा ही होगा। सो फेलियर से घबराने की जरूरत नहीं है, फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है। फेलियर को वेलकम कीजिए, फेलियर को एंजॉय कीजिए, और फेलियर से सीखिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप सक्सेसफुल हो सके। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग एवरी एस्पिरेंट शुड कीप इन माइंड, और यही अप्रोच होनी चाहिए। एंड अब हम थोड़े स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे मूव करते हैं प्रिपरेशन के। सो जैसे कि आपने बोला कि आपने जब फर्स्ट प्रीलिम्स दिया तो ऑब्वियसली मार्च 20 में शुरू किया, तो काफी कम टाइम मिला होगा आपको प्रिपेयर करने का, राइट? बट फिर भी एट दैट टाइम उससे आपको क्या लर्निंग मिली थी वहां के फेलियर से, जो आपने अगली बार इंप्लीमेंट की एंड यू आर एबल टू क्लियर प्रीलिम्स? डेफिनेटली सिद्धार्थ, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से पहले टाइम तो कम था ही था,
बट उसके साथ साथ मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियां भी थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। अदरवाइज मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 4-5 महीने पढ़कर भी एटलीस्ट प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं। मेरा नहीं हो पाया प्रीलिम्स भी, क्योंकि उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक मिस्टेक्स थे जो मैंने किए थे। नेक्स्ट टाइम जो मैंने उन्हीं पे काम किया, उनमें से मैं बताऊं कि अगर आप प्रीलिम्स में जा रहे हैं तो आपको यू हैव टू हैव द मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चंस। आप 6,000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइए बिफोर फेसिंग दोज 100 क्वेश्चंस इन द एग्जाम। अगर आप घर पे 6,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गए हैं, दैट इज 60 टेस्ट्स, एंड आप उनको प्रॉपरली रिवाइज करके भी गए हैं, देन लेट मी टेल यू, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, इतनी नॉलेज होगी कि एग्जाम में आप कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी बाउंसर क्वेश्चन क्यों ना है, आप पास जरूर कर लेंगे। आई कैन अश्योर यू। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, हो सकता है 90 है, 100 है, या 150 140 है, बट इतना मैं अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप 6,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपके मार्क्स कट ऑफ से जरूर ऊपर आएंगे। दैट आई कैन गारंटी, विच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स। सेकेंडली, प्रीलिम्स में क्या होता है, बच्चे देखते हैं, सोचते हैं कि अच्छा यार, एंशिएंट से इतना नहीं पूछते, मिडीवल से उतना नहीं पूछते, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, इसका क्या जरूरत है, मैं मेंस के टाइम पे इसको देख लूंगा। बट आई थिंक दैट इज द रॉन्ग अप्रोच फॉर प्रीलिम्स। आपको, जैसा कि कहते हैं कि आपको अपने सारे अस्त्र शस्त्र साथ में लेके जाने हैं लड़ाई के लिए। जब जाते हैं तो कोई भी आप अपना हथियार पीछे छोड़कर नहीं जाते। क्या क्या पता लड़ाई के टाइम पे किसकी जरूरत पड़ जाए। तो सिलेबस आपको सारा पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि इस सब्जेक्ट की वेटेज कम है तो शायद मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि एग्जाम में नहीं कह सकते, इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि पता नहीं कि किसकी वेटेज ज्यादा आ जाए। जैसे कि आपके बार 2022 का अगर आप प्रीलिम्स देखें तो उसमें उन्होंने एंशिएंट और मिडिवल की ही वेटेज बढ़ा दी है, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री की कम कर दी है। तो वही है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी का तोड़ यही है कि आप सब कुछ पढ़ के जाएं, कुछ छोड़ करके ना जाए। सो एंड एक और चीज जो प्रीलिम से रिलेटेड है कि आपकी जैसे दो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी मेनली होती है। एक होता है कि एकदम सेफ प्ले करें, कम रिस्क लें, राइट, हम्म, एंड एक होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा लें। तो आपने हम्म, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और कैसे वो स्ट्रेटजी डेवलप की कि कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ पे हम्म। रिस्क नहीं लेना है प्रीलिम से? देखो सिद्धार्थ, रिस्क तो लेना ही पड़ता है एज फार एज प्रीलिम्स आर कंसर्न। बिना रिस्क लिए तो हो नहीं पाएगा। हाँ, कितना रिस्क लेना है, देखो वो हर स्टूडेंट के अपने ऊपर है। जब प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि आपकी हिट रेशियो क्या है, माने आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से कितने सही होते हैं। मैंने देखा था कि मेरा लगभग 2/3 है, यानी कि 66% के आसपास है, कि अगर मैं 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ तो उसमें से 60 के अराउंड या 60 to 65 के अराउंड सही बैठते हैं। ये मेरा हिट रेशियो था। तो उस वजह से मुझे पता था कि मेरे 1/3 गलत होंगे, तो मेरे को उतना मार्जिन लेकर के चलना है, मैं उतने एक्स्ट्रा गेसेस या उतने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लूंगा। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। समित, एक और चीज जैसे आपने बोली 6,000 क्वेश्चंस करना, राइट, सो दैट इज मोस्ट प्रोबब्ली यू मस्ट हैव डन दोस थ्रू मॉक टेस्ट, हम्म, राइट? सो मॉक हम्म, टेस्ट में भी जो एस्पिरेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है और जो हम लोग मेंटरशिप में भी देखते हैं वो ये होती है कि व्हेन हम्म, दे स्टार्ट, जब कोई भी जब मॉक टेस्ट स्टार्ट करता है देना, तो इट हम्म, इज वेरी नेचुरल, शुरू में कम मार्क्स आते हैं, राइट, एंड दे definitely। गेट डिमोटिवेटेड। तो आपके साथ भी क्या ये प्रॉब्लम आई थी और आप हाउ डिड यू ओवरकम इट? हाँ, शुरू में कम मार्क्स आएंगे, आपको उनसे डरना नहीं है। देखिए, मार्क्स से ज्यादा आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है लर्निंग। अगर आप एक्सपीरियंस सही हो पा रहा है कि आपने क्वेश्चन पेपर को देख करके समझा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने उनके सॉल्यूशंस देखे जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, और उसका क्यों गलत किए हैं, किन कारणों की वजह से गलत किए। अगर आपके कम मार्क्स भी आए हैं, 40-50 भी आए हैं, मेरे इतने आए हैं, मेरे को स्टार्टिंग में 60s में मार्क्स आते थे, तो अर्ली 60s में वो भी। तो मैंने लेकिन उससे एनालिसिस किया कि मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं, वो किन एरियाज पे मुझे काम करने की जरूरत है, किस टॉपिक्स को मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, जिससे कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो पाए। उससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले पहला टेस्ट दूंगा और पहले में मेरे को 100-120 आ जाएंगे। ऐसा शायद ही किसी के साथ होता हो, इतना एक्सेप्शनल शायद कोई नहीं होता। बट अगर आप उससे लर्निंग्स देंगे, उससे सीखेंगे, तो आप डेफिनेटली इंप्रूव कर पाएंगे। एंड आपके प्रीलिम्स में, जो कि मैटर करता है, नॉट मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स में आपके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है। अब एक और एस्पेक्ट आता है प्रिपरेशन का, करंट अफेयर्स, राइट? सो हम्म। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर को लेके आपकी क्या अप्रोच थी? क्या आप डेली, क्योंकि कई जगह बोलते हैं कि डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि वी कैन स्किप इट, तो आपकी क्या अप्रोच थी एंड हाउ बेनिफिशियल वाज इट टू यू? एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, अगर आपको तीनों स्टेजेस निकालने हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, एंड आईएएस बनना है, देन आई कैन गारंटी यू कि दैट न्यूज़पेपर इज इंडिस्पेंसिबल। न्यूज़पेपर, रोज न्यूज़पेपर पढ़े बगैर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि आपको एक अच्छा न्यूज़पेपर, मेरे केस में जो इंडियन एक्सप्रेस था, रोज पढ़ना है नियम से। और एक और चीज अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, एक और जो मेजर सोर्स यूज हम्म, होती है वो होती है मंथली मैगजीन्स या हम्म, कंपाइलेशन का।
तो आप क्या मंथली मैगजीन्स पे रिलाई करते थे या ईयरली कंपाइलेशंस पे रिलाई करते थे अपने प्रिपरेशन? दोनों चीजें, मंथली भी और ईयरली भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में नहीं आती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप जैसे योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स होती हैं, या फिर और भी कुछ मैगजीन्स हैं, ईपीडब्ल्यू जैसी मैगजीन्स होती हैं, इनमें कवर होती हैं। बट ऑब्वियसली मैंने ये नोटिस किया मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का तो टाइम निकाल लेता हूँ, दिन का 1 डेढ़ 2 घंटे, मुझे पढ़ना पसंद भी था। लेकिन जो ये मैगजीन्स है योजना कुरुक्षेत्र टाइप की, मेरे पास कभी इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इन्हें पढ़ पाऊंगा। तो इससे इनका तोड़ ये है कि काफी सारी कोचिंग क्लासेस के मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आता है और ईयरली कंपाइलेशन भी आता है एग्जाम से जस्ट एक आध महीना पहले। आप इन दोनों चीजों को पढ़िए। मंथली में हर महीने की मैगजीन को पढ़ता था। अभी हम अगस्त में है तो जुलाई की आने वाली होगी। तो नॉर्मल केस में अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं जुलाई की मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर देता, एक या एक दो दिन में उस मैगजीन को खत्म करता, एंड इस तरीके से मैं हर महीने की पढ़ता। इससे मेरा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों प्रिपेयर होता है। बहुत जरूरी है कि आप इन मैगजीन्स को कवर करके चलें। एक और एस्पेक्ट अब जो आता है वो होता है नोट मेकिंग। तो हम्म, इसमें आपकी क्या अप्रोच रही है? बिकॉज यूपीएससी में बहुत सारा पढ़ना होता है, राइट? हम्म। एंड ऑब्वियसली नोट मेकिंग कई जगह सजेस्ट भी करते हैं, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितने किस चीज के नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाए। तो आपकी क्या अप्रोच थी नोट मेकिंग की तरफ? नोट मेकिंग के लिए मैं कहूंगा कि देखो, सबकी अपनी पर्सनल अप्रोच होती है। कुछ कुछ लोगों को होता है कि बिना नोट्स बनाए उनका नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली उनको बनाने चाहिए। मेरे केस में क्या था, क्योंकि मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं है, लाइफ में कभी नोट्स नहीं बनाए, तो मैंने यूपीएससी के लिए भी कोई नोट्स नहीं बनाए। मैंने अपने केस में एक ये चीज भी नोटिस करी कि जब मैं फोर्थ रीडिंग लगा रहा हूँ अपनी उसी बुक की, फिफ्थ रीडिंग लगा रहा हूँ उसी बुक की, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अब की बार भी नई निकल के आ रही हैं, जो कि शायद फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में निकल करके नहीं आ रही थी। तो मैंने ये नोटिस किया कि अगर मैं फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग के बाद ही नोट्स बना लूंगा, तो मेरे वो बातें तो मेरे नोट्स में कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो मेरे नोट्स ही एक तरीके से इनकम्प्लीट रहेंगे। तो मैं इनकम्प्लीट नोट्स को पढ़ करके तो कभी भी आईएएस क्रैक नहीं कर सकता, नहीं बन सकता। बार बार न्यूज बुक से पढ़ने का ये भी होता है कि आपको वो किताब का वो पेज एज इट इज आपके दिमाग में छप जाता है, फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो पाती है। तो एग्जाम में स्पेशली मेंस में जब आप लिख रहे होते हैं तो एग्जैक्ट लाइन आपको दिमाग में रिकॉल हो जाती है और वो लाइन एज इट इज आप लिख पाते हैं। सो दैट इज व्हाई यू आर एबल टू स्कोर अ लिटिल बिट बेटर देन योर कंपटीशन। तो मेरे को तो फायदा ही हुआ है नोट्स ना बनाने का। नाउ मूविंग ऑन टू मेंस। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, दैट इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये 500 मार्क्स का होता है। और आपका, जैसे आपने बताया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया था उसी में आपने जो है पीएसआईआर, उसी को आप अपना अपना ऑप्शनल बनाया, राइट? सो ऑप्शनल के चॉइस के लिए आपके क्या पैरामीटर्स थे? क्या आपने सोच के पीएसआईआर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, या बिकॉज योर ग्रेजुएशन वाज इन पोस्ट ग्रेजुएशन वाज इन पीएसआईआर इसलिए आपने ऑप्शनल? हाँ, नहीं, एक्चुअली जब मैं डिसाइड कर रहा था कि फाइनली मेरा ऑप्शनल क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली मैंने एमए जेएनयू में करते टाइम बैक ऑफ द माइंड में ये था कि यूपीएससी के लिए एक ऑप्शनल हो सकता है। बट जब फाइनली यूपीएससी की प्रिपरेशन करने बैठा, फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मेरे पास आज दो ऑप्शन है कि मैं, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में था, तो मैं इंग्लिश लिटरेचर से भी कर सकता था, और पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर तो ऑप्शनल था ही था, दोनों में मेरा एक एक डिग्री थी, दोनों से ही मैं दे सकता था। बट जो क्राइटेरिया मैंने चूजिंग के लिए किया वो ये था कि इंग्लिश लिटरेचर का एज कम्पेयर टू पीएसआईआर उतना वेल एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम नहीं है कोचिंग का, कि मटेरियल नहीं मिलता, नोट्स नहीं मिलते, टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। जबकि पीएसआईआर इट इज अ वेरी कॉमन ऑप्शनल, तो उसकी वजह से उसकी कोचिंग और उसके मटेरियल, उसका टेस्ट सीरीज, उसकी गाइडेंस, उसकी किताबें बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ये एक मेक और ब्रेक क्राइटेरिया था ऑप्शनल के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपका ऑप्शनल क्या है ये मैटर नहीं करता, आपने ऑप्शनल में कितना स्कोर किया ये मैटर करता है। मैं कोई अटपटा सा या कोई अलग सा ऑप्शनल ले लूं जिसमें कि मैं उतना स्कोर ना कर पाऊं, एंड कोई दूसरा बंदा कोई कॉमन सा ऑप्शनल लेकर के मुझसे ज्यादा स्कोर कर पा रहा है, सपोज मैं 250 पे अटक गया, वो 300 पे चला गया, सो देन दैट पर्सन हैज 50 मार्क्स मोर देन मी, एंड अल्टीमेटली यूपीएससी सारे ऑप्शनल्स को इक्वल ट्रीट करता है। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर एबल टू स्कोर एट द एंड ऑफ द डे। तो उस चीज में इसलिए आप वो ऑप्शन चूज कीजिए जो इजी हो, जिसका मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, जिसकी टेस्ट सीरीज इजीली अवेलेबल हो, जिसका एक आपको ओवरलैपिंग बेनिफिट मिले। जैसे कि अगर मैं पीएसआईआर देखता हूँ तो उसका मेरे को जीएस2 में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी वही सेम चीज आ जाती है। तो ओवरलैपिंग बेनिफिट मिले एंड आपकी मेहनत लिमिटेड हो, तो ये सारे क्राइटेरिया आप चूज कर सकते हैं ऑप्शनल को लेते हुए। एक और एस्पेक्ट जो है, अगर मेंस की बात करें, विच इज इवन मोर वेरी वाइटल, इज आंसर हम्म, राइटिंग। कि इसका हम्म। इम्प्लीकेशन आपके चाहे ऑप्शनल पेपर हो या जीएस पेपर हो, सब में शो करता है। तो आपकी क्या अप्रोच थी आंसर राइटिंग की? डिड यू डू इट ऑन डेली बेसिस,
और वीकली बेसिस आपका क्या अप्रोच? आंसर राइटिंग सिद्धार्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी क्रैक करने के लिए अगर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आईएएस क्या बनाएगा और क्या नहीं बनाएगा, वो है आपकी आंसर राइटिंग स्किल। तो आंसर राइटिंग पे डेफिनेटली आपको बहुत फोकस करना जरूरी है। एंड आप स्टार्टिंग से ही कीजिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, उसके बाद तब तक उन्होंने एक भी आंसर नहीं लिखा होता और उसके बाद वो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक दैट इज समवेयर द रॉन्ग अप्रोच। आपको समझना होगा कि आपका मेन टारगेट हमेशा मीन्स ही होना चाहिए। प्रीलिम्स इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स मीन्स। तो मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग में इंटीग्रेटेड तैयारी ही थी, मेंस की तरफ फोकस था और मैं आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से ही कर रहा था। जस्ट प्रीलिम्स से 2 महीना पहले P-60 पे मैंने अपनी मेंस की आंसर राइटिंग छोड़ी थी एंड सिर्फ प्योर प्रीलिम्स पे ध्यान दिया था। उससे पहले और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग मेंस पे ही ध्यान दिया गया। तो मेरा ऑन एन एवरेज ऐसा होता था कि मेरा दिन का एक आंसर निकल के आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं रोज एक आंसर लिखता हूँ, बट सपोज अगर मैंने 20 डेज तक कोई आंसर नहीं लिखा है तो 20th डे पे मैं एक पूरा पेपर लिख दूंगा 20 क्वेश्चन का, जिससे कि ऑन एन एवरेज मेरी एवरेज वही आ जाएगी कि दिन का एक आंसर मैंने लिखा है। तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। अब एक जनरल एस्पेक्ट है प्रिपरेशन में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट और जो डेली का शेड्यूल कैसा होता है। बिकॉज कई एस्पिरेंट्स के ये जो डाउट्स और कंसर्न्स होते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है। तो आपका क्या अप्रोच था टाइम मैनेजमेंट का और आपका क्या डेली शेड्यूल था? टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे दो टाइप का हुआ है, एक तो एवरीडे का टाइम मैनेजमेंट और एक होता है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। आप क्या पूछना चाह रहे दोनों चीजें। पहले तो एक ओवरऑल आपका क्या पूरा थ्रू आउट 1.5 ईयर क्या प्लानिंग रहा था कि कितने टाइम प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड, कितना टाइम जो है सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक, और साथ में डेली बेसिस पे आप कितना अमाउंट ऑफ आवर्स या फिर कितना जो है मतलब कैसे आप शेड्यूल करते थे अपनी स्टडीज? तो डेली बेसिस पे मेरा ऐसा रहता था कि मेरे टारगेट्स रहते थे कि मेरा वीकली टारगेट, डेली टारगेट था, वीकली टारगेट था, मंथली टारगेट था और 6 मंथ की टारगेट था कि अच्छा मेरे को आज इतना करना है, हफ्ते में इतना कवर करना है, मंथ में इतना कवर करना है। तो अगर मैं उसी हिसाब से करता था कि जो मेरा जितना टाइम मुझे आज का टारगेट कंप्लीट करने में लगेगा उतना ही टाइम में पढ़ूंगा। अगर वो 5-6 घंटे में हो पा रहा है तो देन 5-6 आवर्स। अगर ज्यादा लग पा रहा है, कभी कभी 8 से 10 घंटे भी लग जाते थे, तो देन 8 to 10 आवर्स। दैट वाज माय एवरीडे। बट टारगेट सस्टेनेबल होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपको अच्छे से रिवीजन करने का टाइम मिले, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिले, आंसर राइटिंग करने का टाइम मिले। ऐसा टारगेट सेट कीजिए जो सस्टेनेबल हो। सेकेंडली जो मेरा था कि मैंने स्टार्टिंग में पहले वो सब्जेक्ट्स उठाए जो कि प्योरली मेंस के थे, जिसका प्रीलिम से कुछ लेना देना नहीं था। जैसे कि मेरा ऑप्शनल हो गया और एथिक्स हो गया। तो मैंने सबसे पहले इनको प्रिपेयर करके रख दिया कि जब मेरा 3-4 महीने में एथिक्स और ऑप्शनल प्रिपेयर होकर के रखते हैं, उसमें स्टार्टिंग के 5-6 महीने लग गए। एंड उसके बाद ही मैंने अपना जीएस का उठाया, क्योंकि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये सब इन्वायरमेंट, ये सब आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में और जीएस में कॉमन है। तो मैंने इनकी इंटीग्रेटेड बाद में तैयारी स्टार्ट करी कि इसका मेंस का आंसर राइटिंग भी करता गया, थोड़े थोड़े प्रीलिम्स के टेस्ट भी देता गया। साथ में ये तैयारी चलती रही। एंड 60 days बिफोर प्रीलिम्स P-60 पे मैंने अपने मेंस की आंसर राइटिंग बिल्कुल बंद कर दी एंड प्योरली प्रीलिम्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया। करंट अफेयर्स को, डायनामिक पोर्शन को रिवाइज करना, अच्छे से करना ज्यादा शुरू कर दिया। ज्यादा टेस्ट लगाने शुरू कर दिए। दिन के 2-2 टेस्ट देता था मैं उस टाइम पे। और इस तरीके से फिर मैं कर किया मैं। एक और चीज होती समझ, जैसे आपने कब से शुरू कर दिया था प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देना, और मेंस के मॉक टेस्ट क्या प्रीलिम्स के बाद ही देते थे या पहले देते थे? वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने अगर मैंने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने फर्स्ट टेस्ट अराउंड जुलाई के आसपास, जून जुलाई के आसपास देने स्टार्ट कर दिए थे। एंड प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के टेस्ट्स में देता था। तो ये नहीं है कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की मॉक टेस्ट दूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको स्टार्टिंग में टारगेट इतना होना चाहिए कि जब तक आपका प्रीलिम्स खत्म हो, मतलब अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते टाइम तक आपके कम से कम 10 से 12 टेस्ट, यानी कि आपके कम से कम 200 से 225 क्वेश्चंस आप लिख करके हो जाने चाहिए। और ये सबके यानी कि जीएस 1 2 3 4 और ऑप्शनल मिला मिलू के सबके इसमें सारे सब टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। नाउ एक चीज अगर आपसे पूछो, अगर आप पूरी जर्नी अब अपनी देखें हाइंडसाइट में, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ स्पेसिफिक चीजें थी विच वर वेरी वाइटल इन योर सक्सेस? देखिए, सेल्फ इवैल्यूएशन, बहुत सारे टेस्ट सीरीज देना, खूब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन से डरना नहीं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खूब अच्छे से अपने आप को टेस्ट सीरीज दें। सेल्फ इवैल्यूएशन हमेशा कॉन्स्टेंटली करते रहे। ये मत सोचे कि यार अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, 6 महीने बाद में टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। दैट इज नॉट द राइट वे।
सेल्फ इवैल्यूएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे योर एजुकेशन स्टार्ट्स। तो वहीं से आप इवैल्यूएट करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए, एक कॉन्फिडेंस रखिए कि हो जाएगा, जरूर होगा, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। तो कभी कभी किसी किसी को लगता है यार बस दे रहे हैं, होना आना तो है नहीं, इतना मुश्किल एग्जाम है, हमसे कहाँ से होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सिर्फ सही ट्रैक पे मेहनत करके चलने की जरूरत है। और वो तीसरी और आखिरी बात वही है कि आप हार्डवर्क से, मेहनत से नहीं डरिए। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट आई कैन अश्योर यू, आपने अगर सही डायरेक्शन में सही अमाउंट की मेहनत कर ली तो आप सबका यूपीएससी क्रैक हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन सम्यक, अगर आप आपसे पूछे, हाइंडसाइट में पूछे, जो आपका परसेप्शन था यूपीएससी एग्जाम का, व्हेन यू बिगेन इन मार्च 2020 एंड नाउ, सो अगर पूछे कि इन टर्म्स ऑफ टफनेस, आपको तब ज्यादा टफ लगता था या अब ज्यादा कम टफ लग रहा है, ज्यादा टफ लग रहा है, और क्यों? नहीं, एक्चुअली यू हैव टू रिस्पेक्ट यूपीएससी। आपको कभी भी यूपीएससी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। यू हैव टू रिस्पेक्ट द एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस। एग्जाम टफ है, बिल्कुल है, बट इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक पर्टिकुलर ट्रिक है, पर्टिकुलर तरीका है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करनी है जिससे ये एग्जाम क्रैक होगा। तो अगर आप उस डायरेक्शन में चलते जाते हैं तो आपको शायद उतना टफ नहीं लगेगा। अगर आप किसी भी दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको एग्जाम ज्यादा टफ लगेगा। मुझे याद है, मेरा एक गुरु मंत्र ये भी था कि जब भी मेरे को जरूरत से ज्यादा चीजें डिफिकल्ट लगने लगती थी कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये तो होगा ही नहीं, ये सब्जेक्ट तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर इसमें तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, जब भी जरूरत से ज्यादा चीजें टफ लगने लगती थी, तब इसका मतलब ये था कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ है, मैं शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसका हमेशा मतलब सिर्फ यही होता है। तो आप इसको अपने साथ चल के रखिए कि अगर ठीक है एक पर्टिकुलर लेवल तक टफ है, मानता हूँ, लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है, इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी शायद प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है। दैट्स इट। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड इनसाइट समझ जो आपने दी है कि सर्टेनली फॉर एस्पिरेंट्स, अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा टफ लग रही है, सो देन इट माइट नॉट बी द प्रॉब्लम ऑफ amount of studying or knowledge, it might be a problem of strategy, right? Exactly. So with this, let's conclude our session, and thank you very much Samyak, and we hope कि आपने जो insights, tips, practical tips दिए, plus आपकी जो journey के बारे में बताया, our viewers would be watching it and they would not only get inspired but उनको practical solution मिलेगा उससे, that how they could take their journey to success. So thank you very much. Thank you, Siddharth. Thank you for inviting me here. It was lovely having you.